नाउ फर्दर कंटिन्यूइंग दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हमने लास्ट में पढ़ा था लेक्चर 7 में, दिस इज लेक्चर 8। हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखी थी, जिसमें हमने ये कहा था कि लिगेंड्स जो आते हैं मेटल की तरफ वो आते हैं अलोंग द एक्सिस, जिसकी वजह से मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है वो डिजेनरेट था, उसकी एनर्जी बढ़ गई, फिर वो स्प्लिट हो गया। नीचे 3 गए जो एक्सिस पे नहीं है, जो प्लेन में है, और जो एक्सिस पे है वो ऊपर गए। तो इन कंक्लूजन तो हमने ये कहा कि नीचे हमारे पास एक सेट बन गया जिसका हमने नाम रखा T2G और ऊपर नाम रख दिया EG। फिर हमने देखा था सिस्टम्स के बारे में, अगर D1 सिस्टम है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन T2G1। मैं 2 कॉन्फ़िगरेशन से आप बता रहा हूं, जैसे मैंने पीछे कहा है पिछले वाले लेक्चर में, उसी का मैं कंक्लूजन दे रहा हूं। D1 की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास T2G1 थी, D2 की T2G2 थी, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हमने ये पूरा डिस्कस किया है। D4 से आगे D7 तक 2 कॉन्फ़िगरेशन बनती है, या तो T2G4 या तो T2G3 EG1। ऐसे ही 5 में, 6 में, 7 में, फिर जाके D8 में वापस आता है। दैट मीन दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम बनती है। D9 और D10 में भी वैसा ही होता है, सिर्फ फर्क है D4 और से लेकर D7 तक। अगर आप पेयरिंग करवा रहे हो तो आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन चलती है जो इसमें हमने 1 रखा। लेकिन वो कब होता है? इफ डेल्टा O, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग। दैट मीन ये जो गैप, दैट इज डेल्टा ऑक्टा, अगर ज्यादा है तो ये चाहता है कि मैं पेयरिंग ही करूं। पेयरिंग मतलब हो गया कॉन्फ़िगरेशन 1 से चल रहा है। लेकिन अगर वो गैप, ये जो इन दो के बीच में गैप बन रही है, इन दो सेट्स के बीच में, अगर ये गैप कम है तो ये चाहेगा कि मैं पेयरिंग ना करूं, मैं गैप को ही फिल करूं। ठीक है ना, वो हो गया कंडीशन सेकंड, कि अगर डेल्टा ऑक्टा लेस है किससे? पेयरिंग से, तो कॉन्फ़िगरेशन सेकंड वाला चलेगा। ये मैंने आपको लास्ट में डिस्कस किया था सारी चीजें। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं उस पर भी डिपेंड है। अब देखिए, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने पीछे पढ़ा, उसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई लिगेंड क्यों पेयरिंग करवा रहा है और कोई लिगेंड क्यों पेयरिंग नहीं करवा रहा है। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन स्प्लिटिंग। दैट मीन स्प्लिटिंग कितनी हो रही है, ये डेल्टा ऑक्टा कितना है, दैट मीन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है कि कम है, उस पर डिपेंड है। नटशल में ये मैं बताना चाहता हूं, जो हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखी ना, उस पर डिपेंड रहता है। क्योंकि सिस्टम हमेशा चाहेगा कि मैं स्टेबल सिचुएशन में रहूं, वो नहीं चाहेगा कि मैं अनस्टेबल सिचुएशन में रहूं। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपके पास एनर्जी निकालने के लिए CFSE होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। वो कैसे आप निकालते हो? वो आप निकालते हो, उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको दिया था, या हमने टेबल में हर किसी का निकाला था, -0.4 n T2G में कितने हैं, प्लस 0.6 नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, डेल्टा O प्लस पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग कितनी होगी। अगर आप देखोगे ना, इसमें मेन चीज ये रहता है, ये किस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, डेल्टा O पे। दैट मीन अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा कम है तो उस पे स्टेबलाइजेशन डिपेंड रहेगा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को क्या करना है, उसको पेयरिंग करनी है, नहीं करनी है, ऊपर जाना है, कॉन्फ़िगरेशन 1 लेना है कि कॉन्फ़िगरेशन 2 लेना है। क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉम्प्लेक्स चाहता है ना, कॉम्प्लेक्स अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। अब ये किन किन चीजों पे डिपेंड है, जिसपे आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ये किस किस चीज पे डिपेंड है, वो आपको नोट करना है। जो हमारा आज का मेन जो जाएगा ना, वो इसी के लिए जाएगा कि CFSE किस किस पे डिपेंड होता है। इतना तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ये नोट कीजिएगा, ये CFSE किस किस चीज पे डिपेंड है। CFSE डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले CFSE डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड की स्ट्रेंथ पे, जिसको आप कहते हो, कुछ को कहते हो स्ट्रॉन्ग, कुछ को कहते हो वीक। तो उस पे जो स्ट्रॉन्ग होगा
उसकी CFSE ज्यादा होगी, दैट मीन स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग उसमें ज्यादा होगी, ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ, जितनी स्ट्रेंथ उतनी CFSE। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, इस पे भी डिपेंड है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, जिसका ऑफ मेटल दैट मीन आप कॉम्प्लेक्स बनाते हो, आप कभी उसमें कोबाल्ट 2 पॉजिटिव होता है, कभी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होता है। स्टेबलाइजेशन एनर्जी किस में ज्यादा होगी? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। CFSE number of electrons, that means CFSE directly proportional to the oxidation number of metal। ठीक है बेटा, याद रखना। CFSE also depends upon transition series, आपकी कौन सी ट्रांजिशन सीरीज है। दैट मीन जो आपका मेटल है ना, आपके कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये बना कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट का बना, साइनाइड के साथ आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया, लेकिन आपके कॉम्प्लेक्स सिर्फ ये 3D सीरीज वाला है, जिसके अंदर 3D ये है। अगर आप लोगे फॉर एग्जांपल हम लेंगे रहीनियम या ऑस्मियम, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये 3D सीरीज का नहीं है, ये 5D सीरीज का है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है। ज्यादा स्टेबलाइजेशन दैट मीन आप सारी कंडीशन सेम रखो, सिर्फ रखो उनमें क्या मेटल रखो, डिफरेंट सीरीज का। तो उस वक्त किस पे डिपेंड करेगा CFSE? CFSE डिपेंड करेगा, ज्यादा 5D में होता है, उसके बाद 3D में, 4D में होता है, उसके बाद 3D में होता है। देखो बेटा, कहने का मतलब ये है, अगर आपने दो कॉम्प्लेक्सेस बनाए, उसमें सिर्फ मेटल में फर्क है, एक मेटल 3D का है और दूसरा मेटल किस का है, 5D का है, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी 5D सीरीज की। तो इस पे भी डिपेंड होता है। और लास्ट फैक्टर जो आप याद रखेंगे, दिस इज फॉर ओनली फॉर द ऑब्जेक्टिव पर्पज, कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ सकते हैं, कंपेयर करने को देंगे तो आप कर लो। ज्योमेट्री पे डिपेंड है, ज्योमेट्री पे डिपेंड है। CFSE ज्यादा होता है ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल, सॉरी CFSE ज्यादा होता है, पहले हम ये भी लेंगे स्क्वायर प्लेनर में, और स्क्वायर प्लेनर हमारे सिलेबस में है नहीं, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में, और उसके बाद टेट्राहेड्रल में। सबसे ज्यादा CFSE किस पे होता है? स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद टेट्राहेड्रल। इन चीजों को याद रखिए, इन पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे इन पे, तो याद रखिएगा कि ये किस किस पे डिपेंड होता है। यहां पर आप ये चीज भी नोट कर सकते हो, डेल्टा स्क्वायर इज 4/3 डेल्टा O। दैट मीन स्क्वायर प्लेनर की जो ज्योमेट्री है वो 4/3 निकलेगा, 1.3 समथिंग डेल्टा O। और ऐसे ही डेल्टा T 4/9, ऑब्वियसली कम होगा डेल्टा O से। तो पहले नंबर पे स्क्वायर प्लेनर में ज्यादा होती है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में, उसके बाद टेट्राहेड्रल में। देखिए, जब अब मेन चीज, दिस इज ओनली फॉर द ऑब्जेक्टिव पर्पज, ये आप ऑब्जेक्टिव पर्पज के लिए याद रखिएगा, वहां पर आपको स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछेंगे। अब फिर से वही बात आएगी कि जो मैंने कहा पेयरिंग होना नहीं होना, अब ये पूरा समझ आ गया कि ये किन चीजों पे डिपेंड होता है। स्प्लिटिंग ज्यादा है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, जो हमने डेल्टा पहले मैंने कहा, पिछले लेक्चर में भी पूरा डिफाइन किया है। ऑक्टा ज्यादा होता है कि पेयरिंग ज्यादा होता है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए मैं एक सीरीज बना रहा हूं, पूरा याद रखिएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं इसको।
series which shows the relative strength of ligands. Series which shows the relative strength of ligands. I negative. हैलाइड्स जो होते हैं ऑब्वियसली वो वीकर है, तो इनका तो पहले ही हमें करना है। आपकी टेक्स्ट बुक भी सीरीज को लिख रही है, तो वहां से भी आपको मिल सकता है। NCS, EDTA, NH3, EN, ethylene diamine, CO. This is the strongest. ठीक है बेटा, इस सीरीज को नोट कीजिएगा। दिस इज द इस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चल जाती है लिगेंड्स की। वही ना, पेयरिंग कौन करवाता है, वीबीटी में भी ये प्रॉब्लम थी, पेयरिंग करना है कि नहीं करना है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो पेयरिंग करवाता है, और जो वीकेस्ट होता है वो पेयरिंग नहीं करवाता है। वहां पर भी डिस्कस किया था, लेकिन इस थ्योरी ने हमें पूरा एक्सप्लेन करके दिया ऐसा क्यों होता है कि कहीं पर हमें सेपरेटिंग करनी होती है और कहीं पर सेपरेटिंग नहीं करनी होती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो हम इसमें देखेंगे दैट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। वो तो अब बहुत सिंपल हो गए, क्योंकि आपको ऑक्टाहेड्रल अगर पूरा समझ आ गया तो टेट्राहेड्रल तो बहुत ही आसान थे। सजेशन, इस लेक्चर को पहले, जो इससे पहला वाला लेक्चर है लेक्चर 7, वो पहले देख लीजिएगा, फिर इसको साथ में लेक्चर 8 भी कंप्लीट कीजिएगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड। नाउ द सेकंड पार्ट, क्रिस्टल फील्ड separating in tetrahedral complexes. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यहां पर सबसे पहली बात, लिगेंड अप्रोच अलोंग द प्लेन। उसमें क्या किया था आपने ऑक्टाहेड्रल में, लिगेंड्स अप्रोच अलोंग द एक्सिस। इसमें उल्टा है, लिगेंड्स अप्रोच अलोंग द प्लेन। तो आपको पता है जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में 3 जो होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स याद कीजिए, मैंने उसकी पिक्चर आपको दे के रखी है, dx y, dy z, dz x, ये होते हैं प्लेन में, और dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ये होते हैं एक्सीस पे। अब लिगेंड कहां से आ रहा है, ये मेटल की कहानी है, लिगेंड कहां से आ रहा है, वो प्लेन से आ रहा है। जो प्लेन वाले ऑर्बिटल्स होंगे दे विल फील मोर रिपल्शन, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये वाले ऑर्बिटल्स कहां जाएंगे, नीचे जाएंगे एनर्जी में। दैट मींस टोटल जो टेट्राहेड्रल का होगा वो उल्टा होगा एज कंपेयर टू द ऑक्टाहेड्रल। देखिए वैसे ही हम बना रहे हैं जैसे उसमें किया था। दिस इज डी 5, लिगेंड आ गया, इनकी एक्साइटेशन हो गई, एक्साइट हो गए ये 5, इसको हम कहते हैं स्टेट 1, स्टेट 2 एक्साइट हो गया, फिर सेपरेटिंग हो गई, 3 ऊपर चले गए, उसमें 3 नीचे चले जाते थे, इसमें 3 ऊपर चले गए, 2 नीचे आ गए। ठीक, उसको आपने वहां पर कहा था T2G। यहां पर ये कौन कौन सा है, ये dxy, dyz, dzx।
इसको आप कहेंगे यहाँ पर, इस सेट को, इन तीनों को कहेंगे आप एक साथ मिला के T2। जी नहीं, जिराड नहीं होता, टेट्राहेड्रल जिराड नहीं होता, जी नहीं आएगा इसमें। इनको हम कहते थे वहां पर EG, और ये ऊपर होते थे, यहाँ पर ये नीचे है, तो इनको हम कहेंगे यहाँ पर E। ठीक है। सो ये कौन सा वाला है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये हो गया बैरी सेंटर, सेंटर के बीच में। इनकी स्प्लिटिंग, कितनी स्प्लिटिंग हो गई, एनर्जी कितनी है, स्प्लिटिंग एनर्जी, उसको आप कहोगे डेल्टा टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा, डेल्टा टेट्राहेड्रल, TET से दिखाना। नीचे वाला पोर्शन माइनस होता है 0.6 डेल्टा T टेट्राहेड्रल, ऊपर वाला पोर्शन प्लस होता है 0.4 डेल्टा T। उसमें प्लस 0.6 ऊपर था, माइनस 0.4 नीचे था। अब ऑब्वियसली ऑर्बिटल्स नंबर उल्टा हो गया, तो वैसे ही आपका माइनस तो नीचे है ही, प्लस हो गया ऊपर, सिर्फ वही नंबर नीचे आ गया और ये नंबर ऊपर चला गया। इस नीचे को याद रखिएगा। फिर वैसे ही आप कर सकते हो D1, D2, D3 जैसे भी है। लेकिन एक चीज मैं लास्ट में कहूं, ये जो स्प्लिटिंग होती है ना डेल्टा टेट्राहेड्रल कम होती है एज कंपेयर टू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये चीज याद रखिएगा, ये आपसे पूछेंगे। ये स्प्लिटिंग जो ऑक्टाहेड्रल में होती है ना वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होती है। जब स्प्लिटिंग कम हो तो दैट मीन पेयरिंग उतनी फेवरेबल नहीं होती है, तो टेट्राहेड्रल वाले केस में उतनी पेयरिंग वेयरिंग हम नहीं देखते। ये हमने VBT में भी देखा था, जब हमें टेट्राहेड्रल बनाना था ना तो हम सीधे sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जाते थे, D वाला यूज ही नहीं करते थे। ठीक, तो जनरली दे डोंट गो फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे मैं कहूंगा। जो टेट्राहेड्रल होते हैं ना, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में जाता ही नहीं है, क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग उतनी है ही नहीं। आप यहाँ इलेक्ट्रॉन डालो, यहाँ इलेक्ट्रॉन डालो, फिर आप आराम से यहाँ डाल सकते हो। ठीक, वैसे ही आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल में समझाया। कहानी बराबर वैसे ही है, आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस बना सकते हो, वो आप इस पे रिपीट कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नाउ मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज आवर। हमने इसमें देखा इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, कहां पर अनपेयर्ड वन पेयर्ड, वो तो हम देखेंगे। अब इसमें हमें पास कलर देखना है कि कलर को एक्सप्लेन करना है, और इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे वो चीज करना है। Inshallah, in next lecture we will see that how color, it explains the color property of coordination complexes and how questions are asked in this crystal field theory.